ठीक है, चलो शुरू कर रहे हैं। देखो पहले हम बात कर लेते हैं कि भैया जो चैप्टर शुरू होगा हमारे पास में, दिस इज थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इन केस अगर मैं बात करूं एनआईओएस वालों की या फिर सीबीएसई वालों की, तो देखो एनआईओएस में भी हमारे पास में फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों अलग अलग चैप्टर दे रखे हैं, और सीबीएसई में 11th क्लास में केमिस्ट्री के अंदर दे रखा है, 12th क्लास के अंदर फिजिक्स में दे रखा है। ठीक है, टॉपिक्स लगभग ऑलमोस्ट हमारे पास में सिमिलर रहेंगे। ठीक है ना, मतलब ये मान लो फिजिक्स के अंदर थोड़े ज्यादा टॉपिक हैं एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री के, और केमिस्ट्री जो मतलब 11th क्लास वाली जो मतलब हमारे पास में रहेगी खासकर, या फिर आप लोग के भी एनआईएस वालों में भी, मतलब जैसे 11th क्लास की जो केमिस्ट्री के बेसिस पे रहेगा जो चैप्टर, उसमें थोड़े कम कंटेंट रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग शुरू करेंगे वो सबसे पहले चैप्टर का नाम जो है वो देख लेते हैं, थर्मो। देखो थर्म मतलब होता है बेसिकली, थर्म मतलब होता है हीट अपने आप में। ठीक है ना, हीट। और डायनेमिक का मतलब होता है जो विच वेरीज कंटिन्यूअसली, डायनामिक। ठीक है ना, जैसे मतलब कि किसी बंदे का नेचर बहुत डायनेमिक है, दैट मीन्स कि क्या होगा, अरे छोड़ो, तो इसमें हमारे पास में क्या होगा, डायनेमिक का मतलब होता है कि जो विच मतलब जो कि चेंजेस कंटिन्यूअसली। ठीक है ना, तो डायनेमिक का मतलब क्या होगा, चेंज होगा। तो बस इतना समझ लो कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस बोल लो, क्योंकि देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की ब्रांच है। वैसे मोस्टली अगर इसकी ब्रांच अगर देखा जाए तो फिजिक्स की होगी। चलो डेफिनेशन इसकी समझ लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है कि थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द चेंज ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, अब चेंज ऑफ हीट एनर्जी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, मगर चेंज ऑफ हीट एनर्जी किस में करेंगे, आखिर किसके लिए हो रही है। तो याद रखना, इसमें जो बात करेंगे हम लोग वो करेंगे किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम की। अब सिस्टम क्या होता है, तो सिस्टम हमारे पास में वो पर्टिकुलर चीज होती है, मतलब वो पर्टिकुलर मतलब जगह होती है जिसके अंदर है ना कोई भी चेंज ऑफ हीट टेक प्लेस कर रहा है। मतलब थर्मोडायनेमिक्स में बात क्या कर रहे हैं, चेंज ऑफ हीट की। अब चेंज ऑफ हीट किस में करेंगे, सिस्टम में। ठीक है, तो अगर मैं एक ऐसी बात करता हूं, जैसे मान लो ये मेरे पास में एक कमरा है, कमरे में एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक चाय रखी हुई है। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि चाय का कप गर्म से ठंडा हो रहा है, ठीक है ना, या कोई और चीज ठंडे से गर्म हो रही है, कोई भी चीज मतलब कुछ हो सकती है जैसे, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर चीज जो ठंडे से गर्म या गर्म से ठंडी हो रही है, मतलब हीट में चेंज होना। अब वो हीट का चेंज मे बी पॉजिटिव या मे बी नेगेटिव हो सकता है। मतलब बॉडी गेट्स कोल्डर या बॉडी गेट्स हॉटर, दोनों चीज हो सकती है ना हमारे पास में। तो देखो जैसे चाय का कप है तो ऑब्वियस सी बात है, गर्मा गर्म चाय का कप है, वो धीरे धीरे ठंडा ही होगा ना। तो अगर मैं चाय के कप की बात कर रहा हूं, तो ये जो चाय का कप है वो क्या हो जाएगा मेरे पास में, सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिस्टम। बाकी जो आसपास का कमरे के अलावा कमरे में और जो बाकी बचा हुआ जगह है, वो सारा का सारा वो जगह क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। मतलब एक्सेप्ट टू दैट ऑफ सिस्टम, जो बाकी बचा हुआ हिस्सा होता है उसको बोलते हैं सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलके, ठीक है ना, मतलब टुगेदर द सिस्टम एंड सराउंडिंग कॉन्स्टिट्यूट्स क्या, यूनिवर्स। ठीक है ना, दोनों मिलके क्या बनाता है, वो यूनिवर्स बनाता है। याद रहेगा, इसको एक्चुअली एक फॉर्मूले के बेसिस पे भी आप लिख सकते हो चाहो तो। एंड द फॉर्मूला वो है आपके पास में, सराउंडिंग प्लस का सिस्टम इज कॉल्ड यूनिवर्स। अब देखो जो सराउंडिंग और सिस्टम है ना हमारे पास में, देखो सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमको जो भी डील करनी है वो सिस्टम के बारे में करनी है। तो सिस्टम यहाँ पे हमारे पास में तीन तरीके का होता है। पहला होता है हमारे पास में ओपन सिस्टम, एक होता है हमारे पास में क्लोज्ड सिस्टम, एक होता है हमारे पास में आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम हमारे पास में एक ऐसा पर्टिकुलर सिस्टम होता है जिसके अंदर चेंज ऑफ हीट या मास और एनर्जी, दोनों बात बोल लेते हैं, मास और एनर्जी दोनों चीज क्या होंगी, एक्सचेंज होती हैं। ठीक है ना, यहां पे आप बोलोगे एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी। ठीक है ना, दोनों चीज होती है। एग्जांपल के तौर पे एक बात समझो कि अगर मेरे पास ओपन कप ऑफ टी है, एग्जांपल क्या है इसमें, ओपन कप ऑफ टी। अगर मेरे पे एक खुला कप का टी रखा हुआ है, मतलब कि ऐसा चाय जिसके ऊपर ढक्कन वक्कन नहीं ढका हुआ है, दैट मीन्स क्या होगा कि वो चाय तो ठंडी हो ही जाएगी। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा, जो वेपर बन के कई सारा पानी जो है ऊपर हवा में उड़ जाएगा। तो मास भी ऊपर जा रहा है और एनर्जी भी कम हो रही है, एनर्जी मतलब चेंज हो रही है। एनर्जी कैसे चेंज हो रही है, चाय गर्म से ठंडी हो गई। तो मास की बात कब हुई, जब पानी जो वेपर बन गया, ठीक है, उसकी वजह से थोड़ी चाय कम हो जाएगी। और दूसरी बात क्या होगी हमारे पास में, एनर्जी, जो मतलब चाय गर्म से ठंडी हो चुकी है। ठीक है, तो ये मास एंड एनर्जी का कंसेप्ट होता है इसमें। अब क्लोज सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास में उस कप को आपने क्या करा, ढक्कन ढक दिया उस पर। ठीक है ना, ढक्कन ढकने से क्या होगा, जो पानी वेपर बन के उड़ेगा ना,
वो पानी वापस क्या होगा, मतलब ड्रॉपलेट्स बन के वापस चाय में गिर जाएगा, है ना। मतलब वो मास जो है वो बर्बाद नहीं होगा, बस क्या हुआ, चाय ठंडी होगी, मतलब एनर्जी जो होगी वो तो कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो इसके लिए क्लोज सिस्टम हो जाएगा हमारे पास में ये वाला एग्जांपल, ठीक है ना। फिर तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड में क्या होता है, जैसे मान लो थर्मस फ्लास्क का एग्जांपल उठाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, चाय को अगर हमने डाल दिया गर्म को, तो ना तो उसमें से हल्की सी भी, मतलब थोड़ी सी भी, ना तो हवा भी पास नहीं हो सकती, पता ही है हमें, तो ना तो मास चेंज होगा और ना फिर चाय ठंडी होगी, मतलब एनर्जी भी चेंज होगी। मतलब इसमें क्या होगा आइसोलेटेड में, ना तो मास ना फिर एनर्जी। दोबारा रिपीट कर लेते हैं, ओपन सिस्टम में मास एनर्जी दोनों चेंज होते हैं, क्लोज में मास चेंज नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी होगी। आइसोलेटेड में सब कुछ चेंज नहीं होता, कुछ भी नहीं मतलब चेंज होगा, ठीक है ना। अब एक बात और समझ लो, ये जो एनर्जी का जो चेंज हो रहा है ना, वो बेसिकली वॉल्स की वजह से हो रहा है। वॉल वॉल देखो, जैसे मैंने बोला ना कप ऑफ टी है मेरे पास में, तो ये कप ऑफ टी में देखो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो इसकी दीवारें है ना वो ठंडी होने दे रही है उसको या नहीं होने दे रही है, वो दीवारों पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो थर्मस फ्लास्क जो होता है वो चारों तरफ से उसकी लेयरिंग बना लेता है, वॉल जो होती है उसकी कैसी होती है, वो एक ऐसी लेयर होती है कि जो बाहर की हीट को या अंदर की हीट को अंदर से टकरा के वापस भेज देगी। मगर एक जो चाय का कप वगैरह टाइप का होता है या पानी की बोतल होती है हमारे पास में, वो क्या करती हैं, वो एनर्जी जो अंदर की है उसको क्या करेगी, वो बाहर ट्रांसफर कर देती है, ठीक है ना। मतलब जब व्हेन देयर इज पैसेज ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी को पास को अलाउ करता है कोई वॉल, तो उसको बोलते हैं हमारे पास में, इनके नाम होते हैं, इनके नाम होते हैं डायथर्मिक वॉल। जो देखो जो एनर्जी को ट्रांसफर करने दे, गर्म से ठंडा, ठंडा से गर्म होने दे, उसे बोलते हैं डायाथर्मिक, डायाथर्मिक। और जो पैसेज को नहीं अलाउ करती है उसको बोलते हैं एडियाबैटिक, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एडियाबैटिक वॉल क्या होती है, तो एडियाबैटिक वॉल इज दैट टाइप ऑफ वॉल which doesn't allow the passage of energy from one medium to another, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर वॉल होती है, जैसे थर्मस फ्लास्क की होती है ना भाई, देखो अंदर की जो गर्मी होती है वो अंदर रहती है, बाहर की जो ठंडक है या गर्मी है जो भी है वो बाहर रहती है। सिस्टम को कोई फर्क पड़ता है क्या बाहर से, कोई मतलब नहीं है। आप चाय को थर्मस में डालो और देन उसको चाहे फ्रिज में रखो, चाहे आप उसको बिल्कुल गर्मा गर्म रेगिस्तान में रख दो, कोई मतलब ही नहीं है अंदर वाली चाय से, वो चाय वैसी रहेगी, ठीक है ना। क्यों, बिकॉज उसका बाहर दुनिया से कोई संपर्क ही नहीं है, मतलब वो डायथर्मिक वॉल है। आई बात सुनिए, जैसे बुलेट प्रूफ कपड़ा होता है ना, जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाते हैं तो वहां पे गोलियां चले या पत्थर मारे लोग, कोई फर्क पड़ता है फौजियों को, नहीं पड़ता ना। वही जैसे वो डायथर्मिक, वो मतलब उसको एक्चुअली डायथर्मिक नहीं बोलोगे, उसको डाया में कुछ और बोलोगे, मतलब क्योंकि वो क्या कर रही है, वो बाहर के ऑब्जेक्ट से बचा रही है, तो डाया ऑब्जेक्ट बोल सकते हो कि भैया दोनों को अलग। डाया का मतलब क्या होता है, दो। डाई का मतलब मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को केमिस्ट्री में, डाई का मतलब क्या होता था, दो। और थर्मिक का मतलब कि दोनों के जो हीट है ना अपनी, वो अलग पड़ी रहेंगी, दोनों अलग है। इसको इससे कोई लेना देना है ही नहीं कि मतलब, क्योंकि देखो डायथर्मिक मतलब ये वाला क्या था, सॉरी एडियाबैटिक में किसी को कोई लेना देना नहीं है, डायथर्मिक में क्या है, पैसेज ऑफ अलाउ करेगा, ठीक है ना, कि मतलब ये वाली चीज यहां भी आ सकती है, अंदर वाली बाहर भी आ सकती है, कोई भी आने जाने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है ना। हमेशा देखना कि क्या होता है, सराउंडिंग अपने हिसाब से सिस्टम को ढाल लेती है। बोलते हैं ना वातावरण जैसा रहेगा वैसे ही बन जाएंगे हम भी, है ना, अपनी संगत अच्छी बनाओ टाइप का, वरना फिर तुम्हारा भी ऐसे हो जाएगा। जस्ट वैसे ही होता है, ठीक है ना, कि मतलब देखो अगर कमरा पूरा गर्म है तो जो ठंडा सामान है वो भी गर्म हो जाएगा, है कि नहीं है। अगर पूरा कमरा ठंडा है तो जो गर्म चीज है वो भी अपने आप ठंडी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। बात समझ में आ रही है ना। तो वो चीजें होती है हमारे पास में। होप से यहाँ तक समझ में आया होगा, है भाई। टॉपिक जो छूटे बता तो चलो जल्दी जल्दी फटाफट। इसके बाद क्या है, ओके। देखो इसके बाद में हमारे पास में आता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। दो ऐसे डिफरेंट सिस्टम जो कि मतलब क्या कर रहे हैं, जो थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम में मतलब होता है बेसिकली जिनका टेम्परेचर चेंज जो है वो कांस्टेंट है, जिनका चेंज ऑफ टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है ना। मतलब मान लो कि एक मेरे पास में ये मतलब एक कप चाय ये थी और एक कप चाय ये वाली थी। अगर मान लो इसका टेम्परेचर पहले 50 डिग्री सेल्सियस था और इसका जो टेम्परेचर था वो 70 डिग्री सेल्सियस था, ये 50 से कितना हो गया, 75 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये कितना हो गया, 135 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो एक्चुअली में चेंज कितना हुआ है, चेंज देखो दोनों में 50% एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट हुआ है। इंक्रीमेंट कैसे कह सकते हो, देखो 50 से 75 मतलब चेंज कितना हुआ है 25, किसके ऊपर, 50 के ऊपर। परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करोगे, इंटू 100%। देखो 50 टू जा और 25 इंटू 2 करोगे तो 50%, मतलब 50% इंक्रीमेंट यहां हो गया। ऐसे अगर मैं दूसरे वाले की बात करता हूं तो देखो 135 हो गया, कब से, 70 से। तो जो हुआ है और जिससे हुआ है उनका डिफरेंस क्या है, 135 में से 70 गया, कितना आ जाएगा आपका
एक सेकंड, 135 नहीं, इसको 105 लो। 105 में से 70 गया विच इज 35 डिग्री अपॉन में 105 डिग्री जो हमारे पास में बना है, अब 70 से बना है ना, तो यहाँ पे नीचे रखो 70 इंटू 50, सॉरी 100%। देखो 35 दूनी 70 हो गया, 2 से काटोगे तो ये 50 हो जाएगा, तो देखो ये भी 50% हुआ ना इंक्रीमेंट। ठीक है, मतलब देखो ये 2 से 4 बन गया, तो ये 4 से 8 बनेगा, तो मतलब दोनों डबल हो रहे हैं ना, या दोनों 1.5 गुना हो गए, कुछ भी ऐसा वाली फॉर्म हो रही है तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आएगा। बात समझ भाई? ओके। इसके अलावा इससे रिलेटेड एक टॉपिक और होता है हमारे पास में, पहले वो बता देता हूं, उसके बाद में और बातें करते हैं। देखो एक होता है हमारे पास में स्टेट फंक्शन और एक होता है हमारे पास में पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन और एक होता है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन, देखो जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है ना, इसके अंदर दो मतलब टॉपिक्स है हमारे पास में, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। ये क्या होते हैं, इनके डेफिनेशन भी कई बार पूछी जाती है और एक बार कम से कम इसके एग्जांपल्स तो बहुत बार पूछे जाने वाली चीज होती है। ठीक है ना, तो देखो इसको नाम मतलब कैसे दिया गया है, देखो स्टेट में 2 बार टी आ रहा है ना, तो 2 बार टी आ रहा है तो इसको टी बोल लो, और ये पी फॉर पापा बोल लो या फिर कुछ भी पेरेंट्स बोल लो। ठीक है ना, देखो टी फॉर टीचर्स होता है, टी फॉर क्या मान लो इसको, टीचर्स। मैं एक टेक्निक बताने वाला हूं मतलब इसके लिए, तो अभी ये ट्रिक चल रही है खाली। और पी से पेरेंट हो गए, ठीक है ना, पी से पपाया नहीं होगा, पी से पेरेंट होगा, क्योंकि मैं ट्रिक जो बताने वाला हूं उसमें पपाया नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो स्टेट फंक्शन जो होते हैं वो टी फॉर टीचर्स बोल सकते हो, क्योंकि देखो स्टेट में 2 बार टी आ रहा है, ठीक है, और पाथ फंक्शन में पी आ रहा है। ठीक है, तो याद रखना टी फॉर टीचर्स, पी फॉर पेरेंट्स। अब देखो ये मान लो कि आपके पास में क्या है, आपका होम है, घर है, और ये आपका क्या है, ये स्कूल है। ठीक है ना, अगर मान लो, ये जानबूझ के करते हो ना, बता रहा हूं सच में, होम ये रहा हमारे पास में। अगर देखो घर से अगर स्कूल तक अगर आप सीधे सीधे जा रहे हो, ठीक है ना, क्या कर रहे हो आप, घर से निकले और सीधे स्कूल चले गए, है ना, तो इससे मतलब ये क्या होगा, यहाँ पे पेरेंट्स तो यही चाहते हैं ना भाई कि मतलब हाँ भाई बच्चा घर से निकला है तो सीधे स्कूल जाए, पेरेंट तो यही चाहते हैं। पेरेंट का मतलब हो गया ये क्या चीज होगी, पी फॉर पाथ फंक्शन। बात समझ में आई? और वहीं पे दूसरा एक ऐसा है हिस्सा कि भैया टीचर जो होते हैं, टीचर वो ये बोलते हैं कि भैया चाहे बच्चा घर से निकले, नाचे गाए, कहीं भी कुछ भी करे, मगर वो आए कहाँ पे, स्कूल में आए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बच्चा मतलब टीचर तो ये चाहते हैं कि भाई बच्चा स्कूल आना चाहिए, चाहे कैसे भी आए, चाहे वो हंस के आए, रो के आए, गा के आए, कहीं कुछ भी करके आए, मुझे मतलब नहीं है। तो ये वाला जो रास्ता है ना, कैसा भी मतलब जो आ रहे हैं वो टी है, यानी वो स्टेट फंक्शन है। मैंने ये कहानी क्यों सुनाई, देखो क्योंकि है ना कई बार एक क्वेश्चन में आता है कि पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन क्या होते हैं उनको बताओ। तो ऐसी कोई भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, ऐसी कोई भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी विच जो भी मतलब डिपेंड ऑन द पाथ, ठीक है ना, जो पाथ के ऊपर डिपेंड करती है या शॉर्टेस्ट पाथ के ऊपर डिपेंड करती है, कि भैया हमें यहां से ये बनाना है तो सीधा काम करके खत्म करो, निपटाओ, खेल खत्म करो। ठीक है ना, विच डिपेंड ऑन द पाथ, उसको बोलते हैं पाथ फंक्शन। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? और स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, विच डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। ठीक है ना, उसको मतलब ये है कि मतलब हाँ भाई वो गया है तो यहाँ पहुंचा ही नहीं पहुंचा, चाहे कैसे भी पहुंचा, कहीं से भी घूम के पहुंचा, कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आई? आई बात सुने? या दूसरे तरीके से ये भी समझ सकते हो, पेरेंट ये चाहते हैं कि भैया मतलब कि बच्चा है ना, मतलब यहाँ से निकले और घर मतलब सीधे स्कूल से मतलब घर आए और घर से स्कूल जाए, है ना, मगर टीचर क्या बोल रहा है कि भले तुम गर्लफ्रेंड वगैरह से मिलते हुए चले जाओ या बॉयफ्रेंड से मिलते हुए चले आओ, उसको मतलब है किसी चीज से, ऑब्वियस सी बात है, उनको तो कोई बस इतना मतलब है कि हाँ भाई स्कूल आए बच्चा, अटेंडेंस लगाए, घर जाए, दैट्स इट, खेल खत्म, है ना। इसके अलावा हमारे पास में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है ना, इसकी डेफिनेशन आती है स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। आपको ये बताना है कि हाँ भाई कौन किस तरीके से मतलब होता है। अब देखो एक बात और समझ लो, इसके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। देखो पाथ फंक्शन जो होता है इसके एग्जांपल के तौर पे आप क्या ले सकते हो, क्यू, या फिर मतलब क्यू जो होता है हमारे पास में क्या होता है, हीट, क्या होता है, क्यू फॉर हीट, और यह होता है डब्ल्यू फॉर वर्क डन। ठीक है, तो क्यू फॉर हीट होता है, डब्ल्यू फॉर वर्क डन से एग्जांपल पूछे जाते हैं, या फिर ऐसा बोल दिया जाता है कि हाँ भाई वर्क डन जो है वो कैसा है, स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन, तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई ये क्या है। ठीक है ना, तो याद रखना पाथ फंक्शन के सिर्फ 2 एग्जांपल हैं, कौन कौन से, क्यू एंड डब्ल्यू। अब एक बात और समझो, वीडियो बन रही है उसकी वैसे भी, मगर लेना चाहो तो ले लो फोटो, कोई नहीं। देखो क्यू एंड डब्ल्यू है हमारे पास में। अब इसको देखो ये कर सकते हो कि देखो अगर आप मान लो घर में कंप्लेंट आई, नहीं बन रही, बन तो रही है भाई मेरे, देखो 13 14 15 सेकंड हो रही है, हो रही है वो। अच्छा देखो
अगर इन केस घर वालों को पता चला कि हाँ भाई मतलब यहां से बच्चा घूमता हुआ गर्लफ्रेंड के घर से होता हुआ आ रहा है ना, तो क्या होगा, दो काम होंगी। पापा वर्क का बहाना बोलेंगे कि मतलब देख हम काम कर करके परेशान होते हैं और तू मतलब वहां पे लड़कीबाजी कर रहे हो वगैरह टाइप का ऐसा बोलेंगे। और मम्मी क्या होगा, मम्मी को मतलब हीट आ जाएगी, गुस्सा आ जाएगी मम्मी को, है ना, कि मतलब है तू ऐसे करके आया वैसे करके आया, चाटे वाटे धरना शुरू कर देंगे, है ना। तो दो ही चीज होती है हमारे पास में। बाकी एक्स्ट्रा जितना भी सामान है वो सारे स्टेट फंक्शन में आता है। कौन कौन सा जाएगा, जैसे मान लो क्यू और डब्ल्यू को छोड़ दो, ठीक है ना, यू बोल लो, यू फॉर इंटरनल एनर्जी की बात कर लो, टेम्परेचर की बात कर लो, प्रेशर की बात कर लो, वॉल्यूम की बात कर लो, या फिर कुछ और भी बात करेंगे जैसे एंट्रोपी की बात कर लेते हैं, ठीक है, एंथैल्पी की बात कर लेते हैं, कुछ भी होगा हमारे पास में, ठीक है ना। यू फॉर इंटरनल एनर्जी है, टी फॉर टेम्परेचर है हमारे पास में, पी फॉर प्रेशर है हमारे पास में, वी फॉर वॉल्यूम है, एस फॉर एंट्रोपी है, एच फॉर एंथैल्पी है। तो हमारे पास में ये सारे के सारे जो फंक्शन होते हैं ना, ये एक्स्ट्रा और भी होंगे, तो ये सारे हमारे पास में स्टेट फंक्शन होंगे। कंप्लीटली ये याद रखना, पाथ फंक्शन सिर्फ दो हैं, बाकी बचे कुछ सारे के सारे क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन। इससे क्वेश्चन फंसने के बहुत बहुत चांस होते हैं, हद से ज्यादा चांसेस होते हैं, चाहे आप कोई से भी एग्जाम को दे रहे हो जिसमें थर्मोडायनामिक्स पूछी जा रही है, ठीक है ना। खासकर जो नीट और आईआईटी वाले बच्चे होते हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन इससे पक्का फंसता ही फंसता है हर बार, ठीक है ना। तो होप से यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। अभी हम बात जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की। तो देखो एक होता है हमारे पास में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखो कोई भी ऐसा पर्टिकुलर फंक्शन जो कि किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। मतलब ऐसे कोई भी चीजें जो कि मतलब मास डिपेंडेंट हो उनको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे, मास डिपेंडेंट, ठीक है ना। जैसे एक बात बताओ, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में एग्जांपल क्या ले सकते हो, डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है भाई, कोई फॉर्मूला जानते हो उसका, हाँ, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखो मास आ गया ना इसके अंदर, मास आया नहीं आया, ठीक है। या फिर हम बात कर लेते हैं वेट की, तो वेट क्या होता है, वो mg होता है, तो इसमें भी देखो मास आ रहा है ना, यस और नो। तो ये सारी चीजें हमारे पास में हो जाएंगी, कौन सी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का होंगी विच डज नॉट डिपेंड ऑन द मास, ठीक है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर का कोई फॉर्मूला बताया ऐसा हो रहा है जिसमें मास का यूज हो रहा है क्या, कोई से भी नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी। बात समझ में आ रही है हल्की हल्की, कुछ हद तक पल्ले पड़ रही है, बातें नहीं पड़ रही। इंटेंसिव, इंटेंसिव का मतलब है INTENSIVE, ठीक है, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन मास, डज नॉट डिपेंड ऑन मास, ठीक है। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो कि डिपेंड ही नहीं करती मास के ऊपर, है ना, उससे वो क्या होंगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक बोलेंगे एन, फटाफट देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, अभी बात करने वाले हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस की। तो देखो एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, देखो रिवर्सिबल अपने आप में ना रिवर्स से लिया गया टॉपिक है, ठीक है ना। रिवर्स क्या होता है बता सकता कोई, सही बोला गौतम, जो वापस आ जाए, ठीक है। तो वापस आ जाए मतलब कि देखो जैसे कोई भी चीज है हमारे पास में, है ना, लेट अस सपोज कि मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पहाड़ है, यहाँ पे है ना, मतलब गौतम अभी चढ़ गया इस पहाड़ पे और वो बोल रहा है कि भैया यहाँ पे एक खूंटा गांठ दिया हमने और देन यहाँ पे रस्सी बांध के मैं नीचे उतर रहा हूँ, है ना। मान लो वो यहाँ पे आया, गौतम यहाँ पे पहुंचा और नीचे देखा उसने और उसकी, ठीक है, तो वो डर गया, ठीक है ना, नीचे देख के डर गया, है ना। तो वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि भैया वापस चलूं, है ना, तो रस्सी तो बांध रखी है ना, तो वो लेके आ जाएगा ऊपर अपने आप को, है ना। वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। दूसरा हो गया इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब जिससे वापस न जा पाए, है ना। मतलब गौतम ने बोला भाई ये क्या है, ये तो मतलब यहाँ पे पानी था जैसे मान लो लेट अस सपोज, है ना, मगर जैसे वो यहाँ तक कूदा, मतलब वो मान लो यहाँ पे गौतम कूदा इस जगह पे बिना रस्सी बांधे बांधे, और यहाँ पे उसने देखा कि भैया पानी तो बहुत खतरनाक है ना। और उसने सुन लिया, उसको याद आ गया कि यार पानी में भी चोट लगती है ना, छाती फट जाती है। तो अब ये चाह के भी क्या वापस जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा। कूदा तो ये दैट मीन्स नीचे ही आएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। बात पल्ले पड़ी नहीं पड़ी है कि नहीं है, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास में रफ आइडियाज के तौर पे मेरे ख्याल से हो चुका होगा आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद में आता है आपके पास में
ओके, प्रोसेस सारे शुरू हो रहे हैं यहाँ पे। ओके चलो बच्चों, फिर एक बार सारी चीजें बता ही दोगे, आइसोथर्मल है और क्या क्या है, मैं उसके बाद मैं बताता हूँ एक बार सारा। एक है हमारे पास में, देखो आइसोथर्मल प्रोसेस, क्या आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक, ठीक है, एक एडियाबैटिक होगा उसमें, देखो और क्या है, ओके। देखो भाई यहाँ पे हमारे पास में कुछ चीजें दे रखी हैं, इसको जरा ध्यान से देख लो। आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, इस टाइप का आ रहा है ना। देखो आइसो का मतलब पहले समझ लो, दिमाग में ये बिठा लो कि आइसो का मतलब होता है विच रिमेन्स सेम, विच रिमेन्स सेम, ठीक है ना, जो भैया सेम हो। ओके, अगर मैं बोल रहा हूं आइसोथर्मल प्रोसेस, तो थर्मल का मतलब देखो अपने आप में क्या है, देखो यहाँ पे सब चीजें छुपी हुई हैं। आइसो का मतलब मैं बता दिया, आइसो मतलब हर जगह पे क्या होगा, सेम। थर्मल का मतलब क्या होगा हमारे पास में, थर्म जो होती है वो हीट के लिए होती है, मैंने शुरुआत में बताया था ना थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्म का मतलब क्या बताया था, हीट चेंज, बताया था ना। तो यहाँ पे आइसोथर्मल में क्या होता है, डेल्टा क्यू की वैल्यू जीरो होती है, डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो, दिस इज डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो। आइसोबैरिक, अब ये जो बैरिक है वो बार से लिया गया है, ठीक है ना, तो आइसो का मतलब तो सेम हो गया, कोई प्रॉब्लम हो रही है, आइसो मतलब सेम हो गया, बैरिक मतलब जो है वो बार से लिया गया, बार जो होती है वो एसआई यूनिट किसकी होती है, प्रेशर की, ठीक है। गौतम सारे जवाब दे रहा है आज। तो जहां पे प्रेशर कांस्टेंट होता है वो हमारे पास में आइसोबैरिक होती है, ठीक है ना। टेम्परेचर कांस्टेंट क्या होगा आइसोथर्मल में, और आइसोबैरिक में क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोलोगे, डेल्टा पी इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट बोल लो या जीरो बोल लो, बात एक ही है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है ना। आइसोकोरिक का मतलब होता है जिसमें वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, डेल्टा वी की वैल्यू जीरो होती है हमारे पास में, या फिर कांस्टेंट होती है। और एडियाबैटिक मैंने अभी बताया था जिसमें हमारे पास में नो चेंज ऑफ हीट टेक प्लेस, ठीक है ना। इसमें भी हमारे पास में डेल्टा क्यू की वैल्यू लेके जीरो जाते हो, मतलब एंथैल्पी में भी कोई चेंजेस नहीं आते हैं इसके अंदर, ठीक है। गॉट इट, होप सो यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद में अभी हम आते हैं लॉज के ऊपर, जो थर्मोडायनेमिक्स के हमारे कुछ लॉज है। आई थिंक फर्स्ट लॉ तक अभी मतलब इसको करते हैं, बाकी देखते हैं जैसे भी है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहते हैं, गौतम को याद है, गौतम बताएगा बिना देखे। हाँ, अरे फर्स्ट लॉ बोल रहा हूं मैं, बदतमीज लड़का। देखो भाई, ये जो है ना कंजर्वेशन लॉ पे फॉलो करता है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ, कंजर्वेशन लॉ ऑफ हीट। क्या हुआ, तुम लोग के पास में बुक भी थी ना और पढ़ाया हुआ था ना वो तो। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जो वो डील करता है किसके ऊपर, कंजर्वेशन लॉ ऑफ हीट। और देखो मैंने कंजर्वेशन लॉ के लिए क्या बताया था, देखो कंजर्वेशन लॉ ऑफ कुछ अगर होता है ना, देखो मतलब कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन लॉ ऑफ ये, मतलब कंजर्वेशन लॉ ऑफ जो भी दे रखा है ना, तो उसको मैं बोल रहा हूं जो भी, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ जो भी, कोमा, जो भी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब ना तो उस चीज को आप बना सकते हो। देखो कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि जिस भी चीज की बात हो रही है ना, कंजर्वेशन लॉ ऑफ जो भी, तो उस चीज को ना तो आप बना सकते हो ना तोड़ सकते हो, बस क्या कर सकते हो, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। बात समझ में आ रही है। पानी को आप गर्म कर सकते हो, गर्म से ठंडा कर सकते हो, ठंडे से मतलब गर्म कर सकते हो, है ना। मतलब आप पानी नहीं बना सकते ना खुद, ऑब्वियस सी बात है। तो वो वाली चीज हो जाती है हमारे पास में क्या, कंजर्वेशन लॉ, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कंजर्वेशन लॉ ऑफ हीट बोलेंगे तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन लॉ ऑफ हीट या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है ना। आपने चाय गर्म की, चाय ठंडी हो गई, फिर दोबारा गर्म करके पी ली, बात समझ आ रही नहीं आ रही। तो ये वाली बात हमारे पास में होती है, ठीक है ना। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक और चीज होती है हमारे पास। अच्छा, फर्स्ट लॉ का एक हमारे पास में फॉर्मूला है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब देखो इसके अंदर हमारे पास में क्वेश्चन और बनते हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्क जो होता है ना हमारे पास में, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि वर्क जो है वो पॉजिटिव कब होगा और वर्क जो है वो नेगेटिव कब होगा, याद रखना, ठीक है। तो पॉजिटिव कब होगा, देखो एक बात बताओ, वर्क पॉजिटिव रहा, वर्क पॉजिटिव कब रहेगा, जब काम आपके ऊपर हो रहा है। वर्क नेगेटिव कब होगा, जब आप काम कर रहे हो। एक बात बताओ कि अगर आप काम कर रहे हो तो आप थकोगे,
थकोगे मतलब कि आपने वर्क किया है तो मतलब मतलब कि मतलब जो भी आपको थकान महसूस होगी, मतलब आप अपने अंदर की एनर्जी खो रहे हो ना। तो वर्क इज नेगेटिव कब होगा? व्हेन वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है ना। जब सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है तो उसको बोलेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम, वरना फिर अन्यथा वर्क डन पॉजिटिव होगा तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। जब सिस्टम के ऊपर ही काम हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? वर्क डन ऑन द सिस्टम। बात पल्ले पड़ रही है शायद हमारे को। ओके, अगला है जीरोथ लॉ। देखो जीरोथ लॉ क्या कहता है हमारे पास में? जीरोथ लॉ ये कहता है कि अगर मेरे पास में तीन सिस्टम है, मान लो ए बी और सी, मान लो ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। देखो ध्यान से समझते रहना इस बात को, एक एक बात को ध्यान से सुनो। इफ ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर एंड बी एंड सी आर थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर इंडिपेंडेंटली, मतलब देखो ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है अलग अलग। मतलब एक्चुअली में क्या था कि ए सी का दोस्त अलग से था, बी सी का दोस्त अलग से था। तो इसका मतलब क्या होता है कि ए अगर सी का दोस्त है, बी जो है वो सी का दोस्त है, दैट मींस ए और बी आपस में भी दोस्त होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इफ ए एंड इफ देयर आर थ्री सिस्टम्स, लेट अस सपोज ए बी एंड सी, एंड ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर and B and C are in thermal equilibrium with each other independently, then A and B must be in thermal equilibrium। बात समझ में आ रही है? आया? तो इस तरीके से हमारे पास में ये वाली सारी की सारी चीज हो जाती है। कुछ पल्ले पड़ी यहाँ तक की बातें? ओके ओके, बाकी का नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको फॉरवर्ड करना। ओके, थैंक यू, बाय।